तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2 की। ठीक है, ग्रेविटेशन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, कैप्लर्स के लॉ उसमें पढ़े थे, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशन पार्ट 2। चलिए हम शुरू करते हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखते हैं बेटा क्या होता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो बेटा, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो पिंड हमारे पास हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। दो बॉडीज हमारे पास है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और इन दोनों बॉडीज के केंद्र के बीच की दूरी, सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? सेंटर्स के बीच की दूरी है बेटा r। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज क्या करती हैं? बेसिकली ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को करती हैं अट्रैक्ट। और जो अट्रैक्शन होगा, मान लो ये फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। ये वाला फोर्स है F1 और ये वाला है F2। ठीक है, मतलब F1 जो फोर्स है वो बॉडी B, मान लो ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, तो बॉडी B जो बॉडी A पर लगा रही है वो F1, और बॉडी A बॉडी B पर जो लगा रही है वो है F2। तो F1 F2 हमारे पास है। तो इन दोनों के बीच में जो बल आरोपित होता है F, न्यूटन के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को जो बल लगाएंगी, अट्रैक्ट करेंगी, वो होगा इन दोनों के बीच के प्रोडक्ट जो मास होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है r स्क्वायर के और समानुपाती होता है m1 m2 के। ये हमारे पास हैं दो इक्वेशन, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दूसरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बाई r स्क्वायर, एंड F बराबर हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फोर्स का। यहाँ पे G की बात करेंगे। G क्या है? G है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और इसका जो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी के जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान बेटा याद रखना, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जी की यूनिट जरूर याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जी की डायमेंशन की बात करें तो जी बराबर कितना हो जाएगा? जी बराबर यहाँ से हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। F की डायमेंशन कितनी होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2, R2 की हो जाएगी L2, M2 की हो जाएगी M2। इसकी डायमेंशन बेसिकली हो गई m-1 L3t-2। ये फाइनली हमारे पास डायमेंशन आ गई जी की। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दो अगर कोई बॉडीज हैं, ठीक है, वो बॉडीज एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और उनका जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? उनके प्रोडक्ट के मासेस पे। ठीक है, और उनके मासेस के प्रोडक्ट पे, मतलब उनके द्रव्यमान का गुणन और उनके बीच की दूरी का इन्वर्सली स्क्वायर। ठीक है, इस पे अब इन दोनों को हमने सॉल्व करके ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर देना है। इस फॉर्मूले का बेटा यूज ज़्यादा होता है सैटेलाइट वगैरह का जो घूमता है, रिवॉल्व करता है रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी उपग्रह पर लगेगा तो इतना लगेगा, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। जी का मान याद रखना। अब यहाँ पे मैं बताऊँ तो कि जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों है?
क्योंकि बेटा देखो जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। ठीक है, कोई भी माध्यम हो जी का मान चेंज नहीं होगा, जी का मान किसी भी माध्यम के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। कोई डाउट किसी को होगा नहीं बेटा इसमें? अगर कोई डाउट है, कोई डाउट अगर किसी को आता भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाद में बिल्कुल बता दिया जाएगा। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो फोर्स है वो किस तरह का फोर्स होता है। फोर्स जो होता है वो किस तरह का होता है, ये अब ये बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज गुरुत्वाकर्षण बल है। कैसा बल है? सबसे पहली बात तो ये क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है। हमेशा क्या करेगा? हमेशा आकर्षित करेंगे, दो बॉडी हमेशा आकर्षित करेंगे। ठीक है, यह आकर्षित बल होता है। जैसे हमारे पास दो पिंड है या फिर दो से ज़्यादा पिंड है, हमेशा क्या होगा? हमेशा अट्रैक्टिव करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा आकर्षित करेंगे, ये कभी रिपेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है? हमेशा आकर्षित करते हैं दो पिंड हमेशा एक दूसरे को। इट इज वीक फोर्स, इट इज वीक फोर्स, यह है दुर्बल बल है। दुर्बल बल का क्या मतलब है? दुर्बल बल का मतलब यह है कि अगर हम और से कंपेयर करें, इसे अगर हम कंपेयर करें मैग्नेटिक फोर्स से, इसे हम कंपेयर करें न्यूक्लियर फोर्स से, इसे हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान रख लेना, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन लगता है दो बॉडीज़ के बीच में, ठीक है, तो उसी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो लगेगा 10⁻36 टाइम्स, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लगेगा 10⁻38 टाइम्स। ठीक है, तो ये रेशो आता है इनका जो रेशो है वो ये है। अगर 1 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं इसके कंपैरिजन में, इसलिए क्या है? एक वीक फोर्स है। अगला पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, इस पॉइंट से बेटा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। माध्यम पर निर्भर करने का मतलब क्या है? देखो, माध्यम पर निर्भर करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में दो मास हैं, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, ये भी पूछा गया। ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, तो तुम लोगों को पता है कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि सही है कि गलत है। और न्यूमेरिकल इस तरह का भी पूछा गया है कि अगर दो बॉडीज़ हैं m1 और m2 मास की, उनको रखा गया है हवा में उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है एयर में। और अगर इन दोनों बॉडीज़ को सेम डिस्टेंस पे, सेम बॉडीज़ को अगर हम वाटर में रख दें या किसी दूसरे मीडियम में रख दें तो फोर्स कितना लगेगा? तब भी फोर्स F लगेगा। ठीक है, इसका मतलब हवा है तब भी फोर्स F है, तो कोई दूसरा मीडियम लिक्विड है, वाटर है, तब भी फोर्स F है, कोई तीसरा मीडियम होता तब भी फोर्स कितना रहता? F रहता। तो ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता, इस बात को याद रखना है बेटा। जबकि
जबकि अगर तुमसे पूछा जाएगा दो चार्जेस को रखा है, Q1 और Q2 दो चार्ज को रखा है किसी माध्यम में, तो दो चार्ज को माध्यम चेंज करने पर दो चार्ज के बीच में बल चेंज हो जाता है। क्लियर? अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज के बीच में बल अलग माध्यम में अलग अलग लगता है, लेकिन दो मास की बात करें तो मास के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सेम लगता है किसी भी माध्यम में। इस बात की याद रखना। तो बेटा ये माध्यम पे निर्भर नहीं करेगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये केंद्रीय बल होता है। क्या होता है? केंद्रीय बल होता है। अब केंद्रीय बल क्या है बेटा? जो मेनली फोर्स लगेगा, कोई बॉडी अगर किसी को अट्रैक्ट करेगी, किसी दूसरी बॉडी को, तो मेनली कहाँ अट्रैक्ट करेगी, क्या डायरेक्शन होगी? जैसे मान लो कोई एक बॉडी इस तरह की है, उसका इरेगुलर शेप है, तो इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा कि नहीं? अब ये दूसरी बॉडी को जब अट्रैक्ट करेगी ना, तो ये जो अट्रैक्शन होगा वो इसके सेंटर की ओर होगा। ठीक है? जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इस बॉडी पे, वो क्या होगा? वो इसके सेंटर की ओर होगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा इसको, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्शन इसके सेंटर की ओर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के, दो पिंडों के केंद्र की ओर लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लगता है। इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है। यह एक सेंट्रल फोर्स है। क्लियर हुई होगी बात? ठीक है, क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास बेटा है फोर्स बिटवीन टू बॉडीज does not depends on presence or absence of other bodies। दो पिंडों के बीच, इसका मतलब है दो पिंडों के बीच बल तीसरे पिंड के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। देखो बेसिकली मान लो दो बॉडीज हैं, ये है बॉडी M1 और इसका मास है M2। इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई एक फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा? F लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में एक कोई फोर्स F लग रहा होगा। अब मान लेते हो कोई तीसरी बॉडी यहाँ पे आ जाती है, कोई भी तीसरी बॉडी, इसका मास M3 है। तो इस बॉडी के होने या ना होने का मतलब है, ये बॉडी हो या ना हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा। अगर ये बॉडी प्रेजेंट होगी तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स आ जाएगा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स आ जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई असर नहीं होगा, ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो सेम रहेगा। तो इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ से भी बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स में और NDA में भी पूछा गया है। ठीक है, कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है तीसरे पिंड के लाने, उनके पास लाने पर क्या होगा? तो तीसरे पिंड के उनके पास लाने पर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा।
चलिए बेटा अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। इतना तो मैं याद रखना है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, और केंद्रीय बल है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब पॉइंट्स। बेटा जो तुम लोग को वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं सब क्वेश्चन जो बनेंगे इस चैप्टर से जो बन सकते हैं वो सब मैं डाल दूंगा, है ना। तो उसको तुम वहाँ से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मार्केट में जो भी बुक हैं उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ सब में मिलती हैं, तो इसलिए कोई ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया है। अब पढ़ेंगे आगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है m e, अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है हमारे पास r e रेडियस ऑफ अर्थ, m e मास ऑफ अर्थ। m e क्या है, द्रव्यमान है, और r e क्या है, त्रिज्या है। अब अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से थोड़ी हाइट से छोड़ देते हैं, यहाँ से इसका मास है m, इस पिंड को अगर ऊपर से छोड़ देंगे तो ऊपर से छोड़ने पर ये पिंड कितना तेजी से नीचे की ओर गिरेगा, कितनी स्पीड से गिरेगा, कैसे उसकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है, कितना उसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, बेसिकली इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स अर्थ, वही कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, अपने केंद्र की ओर अर्थ इसको खींचेगी, कितने फोर्स, F से, और F कितना लगेगा, F लगेगा G(m)(e)m/r(e)²। क्लियर। देखो मान लेते हैं कि जो बॉडी है अर्थ के बहुत निकट है, बहुत पास है, बहुत पास है, तो जो r(e) जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, r(e) मान लेते हैं, क्योंकि बहुत पास है तो h बहुत छोटा होगा तो उसको इग्नोर कर दिया है। F बराबर हो जाएगा G(m)(e)m/r(e²। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरण, पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरण, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरण क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्लियर है। तो ये बॉडी जब गिर रही है तो इसका कितना एक्सीलरेशन होगा, कितना त्वरण होगा पृथ्वी के केंद्र की ओर। जैसे मैं अगर ये बॉडी छोड़ दूं, ऊपर से मैंने ये बॉडी क्या करी, छोड़ दी, तो बॉडी इसको छोड़ने के बाद में इसमें कितना एक्सीलरेशन होगा, कितनी तेजी से गिरेगी, कितना इसका त्वरण होगा, तो वो एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको जी से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई मास। देखो इस बॉडी पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F, जो कि अर्थ अप्लाई कर रही है इस पे, ये बॉडी भी अर्थ पे अप्लाई करेगी सेम फोर्स, क्योंकि फोर्स तो इक्वल होगा। लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि अर्थ इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ये बॉडी अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो दोनों बॉडी लगा रही है सेम मास, ये भी लगा रही है एफ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अर्थ का कितना होगा एफ अपॉन एम ई, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर बाई एम। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जी का मान बच गया जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये जी का है फॉर्मूला। जी बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तो एक तो कांस्टेंट पे जी पे, मास ऑफ अर्थ पे एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है जी का फॉर्मूला। अब देखो बेटा, अगर इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट, घनत्व नियत है, घनत्व नियत है। डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तब क्या होगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो हमें पता है कि जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा जी इंटू एम, कितना हो जाएगा एम हो जाएगा रो इंटू वी बाई आर ई स्क्वायर। क्लियर, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाई आर ई स्क्वायर। ये हो जाएगा जी इंटू रो, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब बाई आर ई स्क्वायर, तो नीचे है, यहाँ से एक स्क्वायर से एक क्यूब कट जाएगा और हमारे पास फाइनली बचेगा, देख रहे हैं कहाँ तक दिख सकता है तुम लोगों को, हमारे पास फाइनली बचेगा कितना 4/3 जी पाई रो आर, जी का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया है कि अगर डेंसिटी नियत है, पृथ्वी की डेंसिटी नियत रखते हुए आर को 2 गुना किया जाए तो जी के मान पे क्या असर पड़ेगा। क्लियर, तो इतना बेटा हमने कर लिया है, एक दो क्वेश्चन इस पे देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। इफ रेडियस ऑफ अर्थ increases by 2% at constant mass, then percentage change in G, percentage change in G। नियत द्रव्यमान पर, नियत द्रव्यमान पर R के मान को, R को 2% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो G में प्रतिशत परिवर्तन। बेटा क्वेश्चन लिखते चलना साथ साथ, जिस किसी को पूरा चैप्टर समझना है उसी के समझ में आएगा जो नोट्स बनाते हुए चलेगा, जो बस ऐसे ही देखेगा उसके दिमाग से ऐसे उड़ जाएगा, उसका कोई फ़ायदा वायदा नहीं होगा। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते हुए चलो, नोट्स बनाते चलो, तभी कुछ होगा। जी में परिवर्तन कितना होगा, तो बेटा देखो जी बराबर होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखो बेसिकली मास कांस्टेंट है तो परसेंटेज चेंज इन जी बराबर हो जाएगा 2 गुना परसेंटेज चेंज इन आर। ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन जी बराबर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन आर, तो परसेंटेज चेंज इन जी बराबर हो जाएगा 2 गुना 2% और ये हो जाएगा 4%। ठीक है, यहाँ तक तो आंसर बहुत आसान है निकालना। अब देखो आर का मान 2% बढ़ रहा है, आर का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो
अगर आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घट जाएगा, क्योंकि आर क्या है, नीचे है, अपन में है। तो ये क्या होगा, जी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस बाई 4%, 4% घट जाता है, 4% घट जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा करेंगे। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ increased by 2% at constant density, then percentage change in G। लिखो, नियत घनत्व पर पृथ्वी की त्रिज्या को 2% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो जी में प्रतिशत परिवर्तन, जी में प्रतिशत परिवर्तन। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घनत्व सेम है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, सेम है, कांस्टेंट डेंसिटी है। अगर घनत्व सेम है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे जी बराबर 4/3 पाई जी रो आर, ये फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं? ठीक है, नियत घनत्व का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर ये लगाओगे तो यहाँ पे होगा परसेंटेज चेंज इन जी बराबर हो जाएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, परसेंटेज चेंज इन आर। क्लियर? ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना ये वाला, तो परसेंटेज चेंज इन जी बराबर परसेंटेज चेंज इन आर, तो परसेंटेज चेंज इन जी बराबर हो गया किसके, परसेंटेज चेंज इन जी बराबर हो गया परसेंटेज चेंज इन आर, मतलब 2%। 2% आंसर आ गया। अब ये सवाल आता है अगला कि ये बढ़ रहा है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी के मान में क्या असर होगा। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी, आर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो जी का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तुम लोग सही से देख लेना। ठीक है, कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होगा। अब बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है वेरिएशन इन जी, जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में कैसे परिवर्तन होंगे, तो जी के मान में परिवर्तन होते हैं 4 तरह से। एक तो पृथ्वी के आकार के कारण, दूसरा होता है ऊंचाई पे जाने के कारण, तीसरा होता है कि पृथ्वी में गड्ढे में किसी गहराई में जाने के कारण, और चौथा होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी लगातार रोटेट कर रही है अपनी एक एक्सिस पे, तो रोटेशन के कारण क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है, और जिसके कारण जी का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे उसको। ठीक है, चारों के चारों जो वेरिएशन है 4 तरह से, वो चारों के चारों मैं करा दूंगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन जरूर आता है वेरिएशन से। और इस चैप्टर का ये था दूसरा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के, और भी चैप्टर के क्वेश्चन तुम लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतनी रखते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें आप लोग।